Hello students, welcome to your channel Physics in Flux. As I have discussed in the previous lecture, today we are going to start the chapter Electric Charge and Fields. The chapter Electric Charge and Fields is coming under the category of electrostatics. तो क्या था electrostatics? Electrostatics is mainly the branch of physics that deals with the charge at rest. So let's start. So इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने से पहले हम सबसे पहले जो वर्ड आ रहा है जिसे हमको समझना है वो क्या है बच्चों? वो है चार्ज। तो ये चार्ज होता क्या चीज है बच्चों? इन क्लास 11th हमने पढ़ा था एक क्वांटिटी के बारे में जिसका नाम था मास। दैट इज ए इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर जिसके वजह से बॉडी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करती है। ठीक उसी तरह से if the body contains some charge then it will experiences a force of electrostatics और electrical force experience करेगी। समझने वाली बात है। when there is a charge inside a body it experiences electrostatic force. So what is charge actually? चार्ज भी ठीक मास की तरह एक बिना मिलावट वाली प्रॉपर्टी होती है। So it's also an intrinsic property of the body by virtue of which the body will experiences the electromagnetic forces. It is clear students? Charge is an intrinsic property of a body by virtue of which the body will experiences the electromagnetic forces. तो चलिए बात करते हैं चार्ज की हिस्ट्री के बारे में। ये आया कहां से था और कैसे पता चला लोगों को कि ये चार्ज जैसी कोई बॉडी होती है। तो बच्चों बहुत साल पहले थेल्स नामक एक मैथमेटिशियन जो कि माइलेटस ग्रीस में रहते थे, उनके हिसाब से उन्होंने देखा व्हेन एम्बर इज रब्ड विथ वूलन क्लॉथ्स। एम्बर एक तरह का रेसिनियस एलिमेंट होता है रॉड की तरह। तो व्हेन एम्बर इज रब्ड विथ वूलन क्लॉथ इट अट्रैक्ट्स बिट्स ऑफ पेपर्स। छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को ये अट्रैक्ट करता था। एम्बर को जब वूलन क्लॉथ के साथ रब किया जाएगा तो वो एम्बर का टुकड़ा छोटे छोटे पेपर के टुकड़ों को क्या करता था? अट्रैक्ट करता था। तो यहां से उन्होंने सबसे पहले द एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज निकाला था। तो अगर हम लोग हिस्ट्री में जाएं तो सबसे पहला नाम किसका आएगा? थेल्स का आएगा। तो बच्चों क्या हुआ, जब एम्बर को वूलन क्लॉथ के साथ रब किया गया तो इसके वजह से एम्बर छोटे छोटे पेपर के टुकड़ों को अट्रैक्ट करने लगा। तो उस समय एम्बर को इलेक्ट्रॉन बोला जाता था और इसी से वो सबसे पहला नाम इलेक्ट्रॉन से चार्ज का नाम आया था। इसमें सबसे बड़ा योगदान और एक बंदे का है जिसका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन इज द मैन, ये सबसे पहले जिन्होंने ये बोला था कि चार्ज दो तरीके के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। तो उसके बाद बच्चों फैराडे, मिलिकन, इस तरह के बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे आए जिन्होंने चार्ज के बारे में बहुत कुछ बताना चाहा और उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये पता लगा लेते हैं चार्ज एक स्केलर है या एक वेक्टर। चार्ज एक्चुअली एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इसका यूनिट क्या है? इसका यूनिट है कूलम इन SI। और अगर हम लोग कोई भी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट और इलेक्ट्रिकल फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं तो उसके दो सीरियस कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के हिसाब से चार्ज का इलेक्ट्रोस्टैटिक सीजीएस यूनिट है स्टैटिक कूलम या स्टार्ट कूलम। और दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज इज एब कूलम यानी एब्सोल्यूट कूलम।
तो इनमें रिलेशन क्या है बच्चों? 1 कूलम इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स 10 टू द पावर 9 स्टैट कूलम एंड 1 कूलम इज इक्वल्स टू 1/10 एब कूलम। सो इससे हमें क्या पता चल रहा है? एब कूलम और स्टैट कूलम के बीच में क्या रिलेशन है? 1 एब कूलम इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू द पावर 10 स्टैट कूलम। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है बच्चों कि 1 एब कूलम इज इक्वल्स टू 10 कूलम व्हिच इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू द पावर 10 स्टैट कूलम। तो हमें ये तो पता लग गया कि चार्ज क्या होता है, पर एक्चुअली हु इज द चार्ज कैरियर, ये भी तो हमें पता लगाना है। तो एटॉम के अंदर चार्ज कैरियर जो होते हैं वो मेनली 2 हिस्सों में डिवाइड होते हैं, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है इलेक्ट्रॉन। हालांकि रिसेंट स्टडीज के हिसाब से some other quantities are also carrying the charges, but proton and electrons are the majority charge carriers. So इन्हें ही हम लोग consideration में लेंगे। According to Benjamin Franklin, proton acts as the positive charge carrier inside the atom, while electron acts as the negative charge carrier. So the charge in between the two charge carriers, protons are positive charge carriers while electrons are negative charge carriers. So one proton and one electron carry the same amount of charge but of opposite polarity. तो कितना होता है वो चार्ज? एक प्रोटॉन या एक इलेक्ट्रॉन के अंदर 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम चार्ज होता है, पर प्रोटॉन के अंदर ये वैल्यू पॉजिटिव होती है जबकि इलेक्ट्रॉन के अंदर यही वैल्यू नेगेटिव होती है। इस वैल्यू को हम लोग E, एक फंडामेंटल एंटिटी E के हिसाब से भी लिख सकते हैं। एक प्रोटॉन के चार्ज को +E बोल सकते हैं जबकि एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को -E बोल सकते हैं। तो इन द माइक्रोस्कोपिक स्केल E इज ऑल्सो ट्रीटेड एज 1 यूनिट ऑफ चार्ज। तो E को भी एक यूनिट ऑफ चार्ज लिया जाता है, यानी अगर मैं बोलूं 5E तो 5 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज, यानी 5 इंटू 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो ये जो चार्ज कैरियर्स यहाँ पे हैं, क्या इनके कुछ मासेस भी हैं? हाँ, हमें पता है प्रोटॉन हैज सम मास एंड इलेक्ट्रॉन हैज आल्सो सम मास। सो व्हाट इज द मास ऑफ प्रोटॉन स्टूडेंट्स? सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, तो मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू 1.672 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, while the mass of electron is 9.11 into 10 to the power -31 kg. हमें पता है बच्चों, एटॉम इन जनरल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज इसमें अगर चार्ज कैरियर्स की बात करें तो एक एटॉम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। बट when there is some inequality in between number of electron and number of protons, अगर number of electron और number of proton एक दूसरे के साथ इक्वल नहीं होंगे तो वहां पे एटॉम के पास कुछ एक्सेस चार्ज रह जाएगा। अगर if number of electron is greater than number of proton, the atom becomes negative, and if number of electron becomes less than number of protons, the atom becomes positive. So when the atoms become positive or negative, it is called an ion. When an ion occurs, when the amount of energy called ionization energy is supplied to the atom, the electron leaves the atom surface. When the electron leaves the atomic boundary, the atom has a shortage of electron, so the atom becomes positive, and the electron which left out the atomic surface is grabbed by some other atom and becomes negative, because in that atom the number of electron will be more than the number of proton which accept the electron. The atom becomes positive if it donates. दानी हमेशा पॉजिटिव कैरेक्टर का होता है, अच्छा होता है वो, बट एट द सेम टाइम ग्रीडी बंदा जो होता है वो क्या करता है,
हमेशा लूटना चाहता है, तो एक्सेप्टर आयंस, द इलेक्ट्रॉन्स will be accepted by those and those are becoming negative. So the atom becomes positive when it donates and the atom becomes negative when it accepts electron. When the atom donates electron, it becomes a positive ion or a cation, while the atom that receives the electron becomes negative or anion. So here it is very much clear that when the body has the equal number of electrons and protons, the body is electrically neutral, and when number of electron is not equal to number of protons, the body becomes electrically charged. Now we are going to discuss how this charge transfer actually takes place. What are the processes in which charge transfer occurs? Charge कैसे transfer होता है? तो mainly we are going to discuss about three processes. Those are, the first one is friction, the second one is induction, and the third one is conduction. Mainly, first process is called frictional electricity. Frictional electricity is the phenomena in which a body becomes charged mainly by rubbing. Frictional electricity always occurs in an insulator. It never occurs in a conductor. As we have studied earlier, amber and wool cloth. Similarly, glass rod and silk cloth. All these are examples of frictional electricity. As well as when you comb your hair, you can see the comb after rubbing it on a dry hair, it attracts small bits of papers. This also is an example of frictional electricity, and this frictional electricity is only occurs in insulators, because when frictional electricity occurs in conductors, the conductor is a material which easily make the charges flow from one end to the other. So when one end of the conductor accepts the charge, this is a conductor and we are rubbing it with some insulator, this is some insulator. So if I am rubbing it, so when the charge comes into it, it conducts to the ground, to the insulator in which it is in contact. This process is called earthing or grounding. This is there in your places to make your place shockproof, right? So in conductors we cannot see frictional electricity. Mainly there are two processes to charge a conductor, and those two processes are induction and conduction. When we are talking about induction, induction is a process of don't touch. So in induction we are not going to touch the conductor, rather makes it charged without touching. in इंडक्शन प्रोसेस जब होता है बच्चों, क्या करते हैं हम लोग इंडक्शन प्रोसेस में एक चार्ज्ड बॉडी को एक अनचार्ज्ड बॉडी के पास लेके जाते हैं. There is a charged rod which is coming to a neutral ball. When it comes to a neutral ball, the neutral ball contains both the kind of charge. That is, it has same number of equal number of electrons and protons. So we know unlike charges attract. So when positive charged rod is taken near the ball, the negative charges inside the ball will be attracted towards the positive end and starts to pile up there, while the positive charge repels the positive charges, and these positive charges will be piled up in the further end. When these piling up process is taken place, we can see the charge is transferred within the body. So in order to get a charged object, what we are going to do, we are going to connect it with the ground. तो जब वो ground का wire जुड़ जाता है, तो ground is always at lower potential.
सो ग्राउंड में से इलेक्ट्रॉन बॉडी के ऊपर मूव करके इस पॉजिटिवली चार्ज पार्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और ये जो सारे नेगेटिव चार्जेस हैं वो चारों ओर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और फाइनली पहले जो बॉडी न्यूट्रल था दैट नाउ बिकम्स प्योरली नेगेटिव। इस तरह से इंडक्शन प्रोसेस में चार्ज ट्रांसफर होता है। अभी बात करेंगे कंडक्शन प्रोसेस की, यानी टच। कंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है अगर बच्चों दो स्फीयर्स हम लोग लें जिनका सरफेस एरिया इक्वल हो, वॉल्यूम इक्वल हो, सेम साइज के हो, तो उन दोनों स्फीयर्स को जब हम लोग कांटेक्ट में रखेंगे तो दोनों का चार्ज इक्विलिब्रियम में आने तक डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टेकिंग टू स्फीयर्स इन व्हिच one contains charge q1 and the other one contains charge q2, so when they are in contact, then in the resultant both the spheres will contain charge q1 plus q2 by 2, but conduction is a size dependent phenomena. So when the size varies, how actual conduction takes place we are going to discuss in the next chapter. अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की। चार्ज हैज सम फंडामेंटल प्रॉपर्टीज और वो प्रॉपर्टीज क्या होते हैं बच्चों? तो सबसे पहला प्रॉपर्टी जो है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे वो है एडिटिव नेचर। एडिटिव नेचर क्या कहता है बच्चों? अगर एक सिस्टम के अंदर Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 इस तरह के 5 चार्जेस हैं तो उस पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 होगा। बहुत ही सिंपल है बच्चों। तो अगर ये एक सिस्टम है जिसमें 5 चार्जेस Q1, Q2, Q3, Q4 और Q5 हैं तो net charge in the system will be equal to Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4 plus Q5. Additive nature, additive property ये बताता है कि total charge contained in a system is the sum of all individual charges present in that system. हम लोग चलेंगे दूसरी प्रॉपर्टी की ओर जिसे हम लोग कंजर्वेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। कंजर्वेशन क्या होता है बच्चों? आप लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या था? एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक कुछ उसी तरह से यहाँ पे हम लोग बात करेंगे चार्ज कंजर्वेशन की प्रॉपर्टी के ऊपर। हियर ऑल्सो चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। It can be transferred from one body to another and nevertheless the total charge of an isolated system remains conserved. So अगर मैं बात करूं तो चार्ज कुछ आत्मा की तरह होता है। अगर चार्ज कंजर्वेशन के ऊपर ध्यान दें तो ये बोलता है कि ये सिर्फ एक बॉडी परिवर्तन करता है, शरीर परिवर्तन करता है। तो चार्ज कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, सो इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। तो आप में से कुछ जिनको ये पता लगा होगा सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो हम लोग, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो हम लोग बना सकते हैं बीटा डी के प्रोसेस में, पर बच्चों दे आर चार्ज कैरियर्स। तो आप लोग चार्ज्ड पार्टिकल बना सकते हैं पर चार्ज नहीं बना सकते। सो इन डिफरेंट प्रोसेसेस, डिफरेंट रेडियोएक्टिव प्रोसेसेस, चार्ज्ड पार्टिकल्स कैन बी क्रिएटेड बट चार्जेस कैन नॉट। सो ये था चार्ज कंजर्वेशन प्रॉपर्टी। अब आएंगे तीसरे प्रॉपर्टी के ऊपर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो है चार्ज क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है?
बबलू ने अपने ट्रक में राइस लोड करने का सोचा तो उसने पहले राइस को पैकेट में भरा और उसके बाद लोड किया। इससे लोड करने में और अनलोड करने में तो आसानी हुई, उसके साथ साथ बबलू को क्वांटिटी का पता चल गया कि कितना गया हुआ है, लोड कितना है। ठीक उसी तरह से एटॉम भी बबलू की तरह चालाक है और एटॉम क्या कर सकता है, यहाँ पर एटॉम के अंदर कितना चार्ज है वो भी एक पैकेट में आता है, एक क्वांटा में आता है। किसमें आता है बच्चों? क्वांटा। तो ये क्वांटाइजेशन जो वर्ड है वो क्वांटा, जिसका मतलब है पैकेट, इससे आया हुआ है। तो इनसाइड एन एटॉम द टोटल चार्ज contained is an integral multiple of the electronic charge. So total charge हमारे एक सिस्टम में कितना हो सकता है? That will be equal to plus or minus number of electrons into electronic charge. तो एक सिस्टम के अंदर कितना चार्ज होगा ये हम कैसे पता लगा सकते हैं? एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कितना चार्ज डोनेट हुआ है या कितना चार्ज एक्सेप्ट हुआ है। जितना एक्सेप्ट हुआ होगा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर बीइंग एक्सेप्टेड बाय द बॉडी मल्टीप्लाइड विद 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, तो वहां से इस बॉडी का टोटल नेगेटिव चार्ज पता लग जाएगा। अगर एक बॉडी डोनेट कर रहा है तो उसने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए मल्टीप्लाइड विद 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, तो वहां पे उस बॉडी का टोटल पॉजिटिव चार्ज पता लग जाएगा। तो टोटल चार्ज ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू प्लस और माइनस n times E, where n is the number of electron donated or accepted multiplied with E is the electronic charge, that is 1.602 into 10 to the power negative 19 coulomb. चार्ज क्वांटाइजेशन का ये जो थ्योरी था ये सबसे पहले प्रपोज किया गया था फैराडे के द्वारा इन हिज एक्सपेरिमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, बट इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था मिल्टन ने। याद रखो बच्चों, मिल्टन इज द साइंटिस्ट हु प्रूव्स द क्वांटाइजेशन एक्सपेरिमेंटली। तो अगर मैं बात करता हूं एक बॉडी के अंदर n1 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और n2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसका टोटल चार्ज क्या होगा बच्चों? तो उसका टोटल चार्ज होगा Q इज इक्वल्स टू n1 टाइम्स E, the E is the proton charge, plus n2 times negative of E, where negative E is the charge of an electron. So total charge of the body will be equal to n1 minus n2 times E. तो बच्चों अगर रिसेंट रिसर्चेस को देखा जाए तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स को भी तोड़ा जा सकता है, और अगर एलिमेंट्री पार्टिकल्स जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम लोग तोड़ते हैं तो जो पार्टिकल हमें मिलता है उसे हम लोग क्वार्क बोलते हैं। ईच क्वार्क कंटेन्स द चार्जेस अबाउट ए फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो क्वार्क में कुछ फ्रैक्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है। जैसे कि एक प्रोटॉन की अगर मैं बात करूं तो एक प्रोटॉन के अंदर 2 अप क्वार्क्स और एक डाउन क्वार्क होता है। ईच अप क्वार्क कंटेन +2/3 times electronic charge, while a down quark contains -E/3 charge. तो टोटल मिला के क्या बन जाता है बच्चों? देख सकते हो बच्चों कि एक प्रोटॉन में 2 अप क्वार्क्स और एक डाउन क्वार्क होता है। तो एक अप क्वार्क का चार्ज होता है 2/3e, so 2 into 2/3e plus 1/3 into -e is the total charge of a proton, which is equal to +e. Similarly, one neutron contains 1 up quark while 2 down quarks. So there is a 1 up quark while 2 down quarks. Final answer will be 0. So the neutron is chargeless, so there is no charge inside a neutron. और एक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, that is called relativistic invariance. हमें आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तो पता ही है। अगर कोई बॉडी कंपेरेबल टू लाइट की वेलोसिटी से मूव करता है तो उसके मास में भी चेंजेस आ जाते हैं। उसका मास अभी रेस्ट मास के साथ सेम नहीं होता, पर चार्ज एक ऐसी क्वांटिटी है कि अगर कोई पार्टिकल लाइट के वेलोसिटी से भी मूव करे
तो भी इसका चार्ज बदलेगा नहीं। तो चार्ज इज ए रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बच्चों, चार्ज के बारे में। चार्ज इज ए रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट। So students, again after relativistic invariance there is another property on which charge depends. Actually charge varies with the size of the matter. If the size of the matter increases, then the charge contained in the body also increases. So I can say charge is size dependent. This kind of properties of matter are also called intensive properties. So I can say charge is an intensive properties of matter. Here intensive relates to size dependent characteristics. You know that two like charges always repel each other while two unlike charges attract each other. Attractive or repulsive force found between two charges is called the force of electrostatics or the Coulomb's force, about which we are going to discuss in the next class. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिए, शेयर इट among your friends and subscribe it for further updates. Thank you everyone. I hope you have enjoyed this class. For any query related to class 11 or 12 physics, you can do comment in the comment section below. For any further improvements, you can DM me in my Facebook or Instagram handle. The links will be given below. Thank you everyone.